हम नहीं जानते हैं कि सरकारों ने परग्रही जीवों से हमारी मुलाकात के लिए क्या प्रोटोकॉल्स तय कर रखे हैं। 2, 1, छोड़ दो उसे। हमें आज तक ऐसा एक भी सरकारी दस्तावेज नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि अगर पृथ्वी पर दूसरे ग्रह के जीव हमला करते हैं तो हम क्या करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई दस्तावेज है ही नहीं। छोड़ दो उसे, ठीक है। मैं तो मानता हूं कि वो प्रोटोकॉल्स पहले ही बनाए जा चुके हैं और हम जमाने से परग्रहियों के संपर्क में हैं। जाहिर है हम जिसे देख रहे हैं वो एक असली परग्रही जीव है। मेरा सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। वो कौन थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो क्यों आए थे? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? हम्पी, भारत। यहां है प्राचीन साम्राज्य विजयनगर के खंडहर। माना जाता है कि इसे 14वीं से 16वीं सदी ईस्वी के बीच बनाया गया था। इन्हीं के बीच बना है विट्ठल मंदिर, जो भारतीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मंदिर। विट्ठल मंदिर को धरती पर स्वर्ग के एक महल को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ के राजा ने उस जमाने के महान आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और शिल्पकारों को बुलाया और उनसे एक ऐसी इमारत बनाने को कहा जिससे देवताओं को प्रसन्न करने वाली आवाज निकले। इस मंदिर से जुड़ा हुआ है रंग मंडप, जो एक खूबसूरत स्टेज पवेलियन है, जहां कई बड़े ही खूबसूरत स्तंभ बने हैं और उनमें से कुछ तो 12 फुट तक ऊंचे हैं। यहाँ कुछ कंपाउंड पिलर्स भी हैं, जिनमें बीच वाले पिलर के चारों तरफ छोटे छोटे स्तंभ बने हैं। ये स्तंभ बड़े ही मशहूर हैं क्योंकि इनसे एक बड़ी ही अनोखी और मधुर आवाज निकलती है। मंदिर के गाइड्स का कहना है कि यहाँ के 56 स्तंभ सरगम के 7 सुरों पर ट्यून्ड हैं। सरगम संगीत के वो सुर हैं जिनके ऊपर पूरा हिंदुस्तानी संगीत आधारित है और ये हजारों साल पुराना भी है, मगर आज भी प्रचलित है। इस मंदिर में पाए जाने वाले कुछ स्तंभों के समूह को कुछ खास वाद्यों के अलग अलग सुरों के टोनल वाइब्रेशंस के हिसाब से बनाया गया है। कुछ से हवा वाले वाद्यों की आवाज आती है, तो कुछ से आवाज आती है ताल वाले वाद्यों की। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो वो भी इन्हें देखकर हैरान रह गए थे और उन्होंने एक स्तंभ को काट कर देखा भी था कि ऐसा कैसे किया गया है। उन्हें ग्रेनाइट के अलावा कुछ नहीं मिला और इसकी कारीगरी तो कमाल की है। हालांकि पत्थर के बने इन स्तंभों की टेक्नोलॉजी कुछ खास नहीं लगती, लेकिन हाल में किए विश्लेषणों से पता लगा है कि इन्हें बड़ी ही उन्नत जियोपॉलीमर ब्लेंड तकनीक से बनाया गया था, जिसमें ग्रेनाइट के साथ सिलिकेट के कण और धातु के यौगिक मिलाए जाते हैं। मगर वैज्ञानिकों के मुताबिक जियोपॉलीमर्स का इस्तेमाल पहली बार 1950 के दशक में सोवियत संघ में किया गया था, जबकि ये स्तंभ उससे कई 100 साल पहले बने थे। मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरी समझ में भी नहीं आया कि इन्हें कैसे बनाया गया, और मैं खुद भी हैरान हूँ। मैंने कई रिपोर्ट्स में देखा है कि लोगों ने आज के जमाने में इसकी नकल करने की कोशिश की है। उन्होंने ऐसे पिलर्स का बस एक हिस्सा बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फिर उस जमाने में इन्हें कैसे बना लिया गया, हम कुछ नहीं जानते। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि इस मंदिर का एक एक पिलर इस तरह से बना है कि उसके जरिए देवताओं से संपर्क किया जा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं पर ग्रहियों ने पृथ्वी पर आकर उन्हें कुछ खास फ्रीक्वेंसीज पर बनाने के निर्देश तो नहीं दिए थे। अगर विट्ठल मंदिर इंसान को देवताओं के संपर्क में रखने के लिए बनाया गया था,
तो क्या संगीत का असर हमारी आज तक की सोच से कहीं बढ़कर होता है? शायद इससे जुड़े कुछ और सबूत हमें 6ठी सदी ईसा पूर्व के एक मैथमेटिकल जीनियस के काम की जांच से मिल सके, जिन्होंने कहा था कि आवाज इंसान के लिए तारों के बीच जाने का रास्ता बना सकती है। 6ठी सदी ईसा पूर्व पाइथागोरस, मशहूर यूनानी मैथमेटिशियन और दार्शनिक, वो 10 साल तक इजिप्ट की अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर हर जगह के पुजारियों से गूढ़ कलाओं के बारे में जानकारियां हासिल करते रहे। पाइथागोरस यूनानी इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प किरदार थे, एक महान वैज्ञानिक। 535 ईसा पूर्व में पाइथागोरस ने सामोस, ग्रीस का अपना घर छोड़ दिया और मिस्र चले गए, जहां उन्होंने पहले तो अलग अलग गूढ़ कलाओं के विद्वानों से उनका ज्ञान हासिल किया, और उन गूढ़ रहस्यों को जानने के बाद पाइथागोरस ने वो जानकारी प्राप्त कर ली जो अपने समय से कहीं आगे की थी। पाइथागोरस एक दिन एक लोहार की दुकान के सामने से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां लोहा पीटने की आवाजें सुनी। उन्हें वो आवाजें बहुत पसंद आई और उन्हें लगा कि इन आवाजों को गणित के जरिए समझा जा सकता है। पाइथागोरस ने जब लोहे से लोहे को पीटने की आवाज सुनी, उन्हें उन अलग अलग सुरों में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप नजर आया। उन्हें लगा कि उन सुरों के बीच रेशियोज का रिश्ता है और वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। बात जब वेस्टर्न म्यूजिक की आती है तो उसकी जड़ें पाइथागोरस से जुड़ी मिलती हैं। उन्होंने इस बात की खोज की थी कि जब किसी तार वाले या फूंकने वाले इंस्ट्रूमेंट से वेव्स निकलती हैं, तो उन्हें फ्रैक्शंस और डिस्क्रीट रेशियोज की मदद से स्पष्ट सुरों में बदला जा सकता है। इसी से हमें थर्ड्स, फिफ्थ्स, फोर्थ्स और ऑक्टेव्स मिले। हम किसी साज के तार को जब इन फ्रैक्शनल रेशियोज में छेड़ते हैं तो उससे उन्हीं रेशियोज में आवाजें निकलती हैं और वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इस लिहाज से पाइथागोरस ने बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने मैथ और ज्योमेट्री को संगीत से जोड़ दिया था और उनसे ही पूरा वेस्टर्न म्यूजिकल स्केल बना। पाइथागोरस ने आवाज और संगीत के बारे में जो खोजें की थीं, उनकी बदौलत वो इस नतीजे पर भी पहुंचे कि हमारा ब्रह्मांड और इसमें मौजूद तमाम चीजें लगातार वाइब्रेट करती रहती हैं। उन्होंने बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक संगीत है और ग्रहों से भी एक खास आवाज निकलती है। पाइथागोरस मानते थे कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक मधुर संगीत बिखरा हुआ है और उसकी तुलना उन्होंने लायर से की थी, उस साज से जो आज के हार्प से मिलता जुलता था, और उसमें भी कई तार होते थे। हर तार एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और उससे एक अलग आवाज निकलती है। वो मानते थे कि हमारे सौर मंडल का हर ग्रह एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और उससे जो संगीत पैदा होता है उसे उन्होंने म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कहा। अगर हम अपने सौर मंडल या अपने ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों को देखें तो उन ग्रहों से निकलने वाले रेडिएशन की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। हम उन्हें एक सुनने लायक सिग्नल में बदल सकते हैं और तब हमें भी पता लग सकता है कि हर ग्रह का अपना एक सुर, एक टोन, अपना एक संगीत है। नासा ने उन ग्रहों से आने वाली आवाजों को रिकॉर्ड किया है। इससे पता लगता है कि पाइथागोरस की म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वाली बात बिल्कुल सही थी। जब हम उन ग्रहों से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज के बारे में की गई उन खोजों को देखते हैं तो हमें लगता है कि पाइथागोरस का जो म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स का आइडिया था वो कहीं न कहीं परग्रहियों के साथ जुड़ा हुआ था। 20वीं सदी के दूसरे भाग में क्वांटम फिजिसिस्ट ने ब्रह्मांड के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में एक नया मॉडल दिया जिसका नाम रखा स्ट्रिंग थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा के वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बना है। यही बात हजारों साल पहले पाइथागोरस ने भी कही थी।
कई लोग तो ये भी मानते हैं कि हम स्ट्रिंग थ्योरी की मदद से हर क्षेत्र में कई और नई खोजें कर सकते हैं, अंतरिक्ष से लेकर समय की सैर तक में। और हम वो भी बना सकते हैं जिनके जरिए इंसान ब्रह्मांड में एक से दूसरी जगह तक जा सकता है। मगर पाइथागोरस ने इतनी एडवांस साइंटिफिक थ्योरी की बुनियाद के बारे में उस जमाने में कैसे सोच लिया? मिस्र के जिन स्कूलों में पाइथागोरस गए थे उन्हें कहा जाता था मैजाय या जादूगरों का स्कूल। मगर सच तो यह है कि वहां या तो परग्रही थे या वो इंसान जो उन परग्रहियों के संपर्क में थे जिन्हें तारों का ज्ञान था। वो मानव सभ्यता के विकास के बारे में जानते थे और वो इंसानों की मदद भी कर रहे थे ताकि वो विकास के क्रम में आगे बढ़ सके। जब हम पाइथागोरस के ज्ञान की बुनियाद को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी बड़ी ही उन्नत चीज को देख रहे हों और उन्हें वो ज्ञान अपने आप नहीं मिला था। और इस बात में कोई शक नहीं कि वो ज्ञान हमारी आज की वैज्ञानिक जानकारी से कहीं ज्यादा उन्नत था। अगर हम ये मान ले कि हमारा पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि हम उस जानकारी की बदौलत ब्रह्मांड के दूसरे बुद्धिमान जीवों से संपर्क कर सके? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि ऐसा संभव है और एक ऐसी आवाज है जो हमें अपने परग्रही पूर्वजों से ज्यादा आसानी से जोड़ सकती है। पौला मोल्टा भूमध्य सागर के बीच बसे इस छोटे से शहर के नीचे दुनिया का एक सबसे पुराना ढांचा मौजूद है। माल्टा द्वीपों पर जमीन के नीचे कई ऐसे प्री हिस्टोरिक अवशेष हैं जो बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बने हैं और उन्हें सामूहिक कब्रिस्तान माना जाता था। उनमें से सबसे मशहूर है ये हल सफलेनी हाइपोजियम। हल सफलेनी करीब 6000 साल पहले का है। ये कई परतों वाला है और इसके 3 मुख्य तल हैं, मगर हैरानी ये देखकर होती है कि इन्हें चूना पत्थर को काट कर बनाया गया है। मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ बनाना कितना मुश्किल काम है। मैं तो कहूँगा कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये बेजोड़ है। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन्होंने इसे कैसे बनाया होगा। सन 1902 में जब हॉल सैफलियनी हाइपोजियम की खोज हुई, तब पुरातत्व शास्त्री ये देखकर हैरान रह गए कि उसके अंदर 7000 से ज्यादा कंकाल हैं। फिर मई 1920 में नेशनल ज्योग्राफिक में छपे एक लेख में कहा गया कि उन कंकालों में से कईयों की खोपड़ियां काफी लंबी थीं। मगर दूसरे विश्व युद्ध के समय इस जगह पर लुटेरों ने हमला कर दिया और वो खोपड़ियां गायब हो गई। किस्मत से उन लंबी खोपड़ियों में से 11 को ढूंढ निकाला गया, मगर उनके ऊपर एक बड़ी ही अहम चीज नहीं थी। हर इंसान की खोपड़ी पर कुछ टांके होते हैं जो खोपड़ी की हड्डियों को जोड़ते हैं, मगर वो उन खोपड़ियों पर नहीं थे। उस समय लोइस जेसप नाम की एक महिला ने एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात कही। वो माल्टा में ब्रिटिश कॉन्सुलेट में काम करती थी। वो एक बार हाइपोजियम गई थी और उन्होंने वहां के एक केयरटेकर को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो उन्हें सबसे नीचे वाले चेम्बर में जाने देगा। उनका कहना था कि उन्होंने माल्टा के नीचे एक बड़ी दरार के अंदर एक उभार देखा था। उस दरार की दूसरी तरफ भी एक उभार था जिसके ऊपर उन्होंने कुछ बड़े लंबे इंसानों को देखा था। उनका कहना था कि उन्होंने वहां करीब 20 विशाल मानव देखे थे जिनके बाल सफेद थे और उन्होंने उन्हें देखकर अपने पास बुलाया था। ऐसे में तो हमें यही लगता है कि हाइपोजियम में परग्रही तो नहीं थे। लुइस जेसप की कहानी भले ही बड़ी दिलचस्प है, लेकिन हाइपोजियम की सबसे बड़ी खोज तो जुड़ी थी
आवाज से। फरवरी 2014 में आर्कियोअकूस्टिक्स रिसर्चर लिंडा एनिक्स ने कुछ ऑडियो जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि वो उस जगह के सबसे रहस्यमय चेंबर ऑरेकल रूम की अकूस्टिक की जांच कर सकें। काफी जांच पड़ताल के बाद लिंडा और उनकी टीम एक बड़े चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंची। पूरे हाइपोजियम में 110 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली एक आवाज गूंजती है। हम अपने शरीर में उस आवाज के वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। ये बात बड़ी ही अनोखी थी। हमारे शरीर के ऊतकों में मौजूद पानी उस आवाज पर प्रतिक्रिया करता है और फिर पूरे शरीर को वो महसूस होता है और हमारा शरीर उस आवाज में खो जाता है। वो आवाज किसी चीज के वाइब्रेशन से पैदा होती है जिससे आसपास की हवा भी वाइब्रेट करती है और वहां एक तरंग बनती है। वो आवाज जिस फ्रीक्वेंसी पर हिलती है उसी से वो सुर या टोन बनता है जिसे हम सुनते हैं। हर्ट्ज उस फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई होती है। वो असल में उसके 1 सेकंड में ऑसिलेशंस की दर है। हमें किसी आवाज की गूंज तब सुनाई देती है जब वो वाइब्रेट कर रही हो। ऐसे में वो फ्रीक्वेंसी भी कुदरती फ्रीक्वेंसी या उस चीज के वाइब्रेशन से मैच कर जाती है। आवाज के मामले में ये बहुत अहम बात है। अगर हम किसी बंद जगह पर जाते हैं तो वहां सुनाई देने वाली गूंज उस जगह के आकार पर निर्भर करती है। उसे सुनने के लिए हमें भी उस जगह की आवाज की फ्रीक्वेंसीज और उसके वेवलेंथ को मैच करना होगा। वो जब वहां की दीवार से टकराएगी तो हम उसकी गूंज सुन पाएंगे और दीवारों से टकरा कर लौटने वाली उस आवाज से ही गूंज या वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड बनता है। यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं हाइपोजियम की वो खास फ्रीक्वेंसी परग्रहियों ने तो तय नहीं की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोल्टा का हाइपोजियम परग्रहियों के निर्देश पर बना था जिनके दिमाग में आवाज को लेकर कुछ खास चल रहा था? और अगर ऐसा था तो क्या वहां की 110 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में कुछ खास शक्तियां हैं? तो क्या कुछ खास जगहों को इस तरह से बनाया गया था कि वहां एक खास फ्रीक्वेंसी पर आवाज की गूंज पैदा हो और लोगों की सोच बदले? शायद इसका जवाब हमें इस बात की जांच से मिले कि इस खास फ्रीक्वेंसी का इंसान के दिमाग पर क्या असर होता है। मैनहट्टन बीच, कैलिफोर्निया, 25 मार्च 2017। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल मार्क एक एंसेफेलोग्राफी यानी ईईजी मशीन की मदद से ये पता लगाने वाले हैं कि 110 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इंसान के दिमाग पर क्या असर होता है। इसे जरा हाथ से पकड़िए तो। ये मशीन दिमाग की तरंगों को 1 सेकंड में 256 बार की दर से रिकॉर्ड करती है। इससे पता चलेगा कि इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके ब्रायन, हम पहली फ्रीक्वेंसी से शुरुआत कर रहे हैं और इसे 3 मिनट तक रखेंगे। ब्रायन एक कमरे में आराम कर रहे हैं और डॉक्टर मार्क उन्हें 90 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर कुछ मिनट के लिए आवाज सुना रहे हैं। ओके ब्रायन, ये है दूसरी फ्रीक्वेंसी। इस तरह से डॉक्टर मार्क नतीजों की तुलना करके ये देखेंगे कि क्या 110 हर्ट्ज से कोई खास असर होता है। तो ब्रायन, ये है हमारी आखिरी फ्रीक्वेंसी। ब्रायन, अब आप अपना मास्क उतार सकते हैं। बताइए आपने क्या अनुभव किया? बड़ा मजेदार। मैंने सबसे ज्यादा बदलाव आखिरी फ्रीक्वेंसी में महसूस किया था। वो भी काफी हद तक दूसरे नंबर की फ्रीक्वेंसी जैसी थी, लेकिन आखिरी वाली से ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर ऊपर की तरफ उठ रहा है। मैं अपने शरीर से बाहर निकल रहा हूँ। मैं हवा में तैर रहा हूँ। अच्छा,
डॉक्टर मार्क ने इस पूरी ईईजी जांच के नतीजों का विश्लेषण करके देखा कि क्या उस फ्रीक्वेंसी पर ब्रायन के दिमाग में सचमुच कोई बदलाव आया था। आप भी इस पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि ये बाईं तरफ का हिस्सा रोशन हो गया है और इस हिस्से का एक खास काम है फोकस करना, ध्यान लगाना और खुद को एकाग्र करना। और जब हमने फ्रीक्वेंसी को 110 हर्ट्ज पर पहुंचाया तो दिमाग का ये दाईं तरफ का हिस्सा रोशन हो गया, खासकर पैराइटल एरिया जो छूने, देखने और महसूस करने का काम करता है। इसी वजह से ब्रायन को लगा होगा कि वो अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं। अगर 110 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हमारे दिमाग पर असर होता है और हमें लगता है कि हम अपने शरीर के बाहर आने लगे हैं, तो क्या ये संभव है कि न्यू ग्रेंज और माल्टा के हाइपोजियम जैसी जगहों को परग्रहियों ने हमारे दिमाग को प्रभावित करने के लिए बनाया था? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ था और उनका कहना है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने जान लिया था कि कुछ खास फ्रीक्वेंसीज का परग्रहियों से रिश्ता है। 19 अक्टूबर 2017, हवाई का माउई द्वीप। यहाँ एक 10,000 फुट ऊंची चोटी पर मौजूद है हालियाकला ऑब्जर्वेटरी। एस्ट्रोनॉमर्स यहाँ पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पांस सिस्टम यानी पैन स्टार्स से उन रहस्यमय चीजों पर नजर रखते हैं जो बहुत तेज रफ्तार से हमारे सौर मंडल के अंदर आती हैं। मगर इस पिंड की ट्रेजेक्टरी उन सभी चीजों से बिल्कुल अलग थी जो हमने पहले देखी हैं। दरअसल मेरा काम था ये देखना कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी खूबियां क्या हैं। उस ऑब्जेक्ट की खोज हो चुकी थी और उस वक्त जो तस्वीरें ली गई थीं, उनमें साफ दिख रहा था कि एक ऑब्जेक्ट तारों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तारे लाइट के अलग अलग डॉट्स होते हैं, जबकि वो ऑब्जेक्ट एक चमकदार लकीर जैसा होने की वजह से वो तेजी से बढ़ रहा था। तब हम लोग उसकी कक्षा को कंप्यूट करके ये अंदाजा लगाने लगे कि वो ऑब्जेक्ट आखिर है क्या। हमने पहले जो कुछ भी देखा उस सब के मुकाबले ये बिल्कुल अलग था। उन्हें जो पिंड दिखा वो एक बड़ी अजीब सी कक्षा में घूम रहा था। इस बात का सबूत कि वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसे ग्रेविटी भी एक गोलाकार कक्षा में नहीं खींच पा रही। सौर मंडल में जो कुछ भी है वो या तो एक गोलाकार कक्षा में है या फिर अंडाकार। ये एक बड़ी ही अनोखी चीज थी क्योंकि हमने अपने सौर मंडल में ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी। इस पिंड को एक एस्टेरॉयड माना गया और नाम रखा गया ओमुआमुआ। हवाई भाषा में इसका मतलब होता है जासूस या दूत। ये इस तरह का पहला पिंड था जिसे आधिकारिक तौर पर तारों के बीच घूमने वाला माना गया। हमारे सौर मंडल में आ रहे एक एस्टेरॉयड का पता लग गया था। इस बात को समझिए, हमारे सौर मंडल में आ रहे एक एस्टेरॉयड का पता लग गया था। वो कहां से आया कुछ पता नहीं, पर हाँ, वो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया था या कहीं और से। ये बहुत बड़ी बात थी कि हमने उसे देखा था। हम जान गए थे कि बहुत सी चीजें एक से दूसरे स्टार सिस्टम में आती जाती हैं। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेटी के रिसर्चर्स न सिर्फ ये जानना चाहते थे कि ओमुआमुआ आया कहां से है, बल्कि वो उसके अनोखे आकार को देखकर भी हैरान थे। उसका शेप बड़ा ही अजीब था, बिल्कुल सिगार की तरह, और वो अपनी चौड़ाई के मुकाबले 5 या 10 गुना ज्यादा लंबा था। हम जिन उपग्रहों के बारे में जानते हैं उनमें से एक भी सिगार की तरह नहीं था। तब बहुतों ने ये सवाल उठाया कि क्या वो सचमुच पत्थर ही है? हो सकता है उसके अंदर कोई हो, शायद वो हमसे मिलने आए हो। अगर मुझे कोई ऐसा यान बनाना पड़े जिससे एक से दूसरे तारे तक पहुंचने में कई सौ साल या हजारों साल या शायद लाखों साल लगने वाले हों, तो मैं सबसे पहले एक एस्टेरॉयड ढूंढूंगा जिसके ऊपर सारे मिनरल्स हों और मैं उसी को अपने पसंद के यान में बदल दूंगा। मुख्य धारा के आवी लोग जैसे एस्ट्रोनॉमर
जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि ओमुआमुआ का सिगार जैसा आकार किसी यान का ऐसा बेहतरीन डिजाइन है जिससे वो अंतरिक्ष में कहीं भी जा सकता है। इसके बाद एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने ये पूछना शुरू कर दिया कि क्या वो एस्टेरॉइड या ग्रहिका असल में एक परग्रही यान है। मुझे सबसे दिलचस्प बात लगती है कि ओमुआमुआ का सिगार जैसा आकार, क्योंकि सिगार के आकार के यूएफओस दिखने की रिपोर्ट्स भी हैं और कई चश्मदीद भी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इनके बीच कोई रिश्ता है? सिगार के आकार की अनोखी उड़न तश्तरियों के नजर आने की बात तो कई 100 साल से कही जा रही है। ये लकड़ी की बनी कलाकृति 1561 की है और इसके ऊपर बने चित्र उस शख्स के बयान के आधार पर बने हैं जिसने दावा किया था कि न्यूरेमबर्ग जर्मनी में उसने कुछ गोल और ट्यूब्यूलर चीजें देखी थी। किसी उड़न तश्तरी की जो पहली फोटो ली गई थी उसमें भी 1870 में माउंट वॉशिंगटन न्यू हैम्पशायर के आसमान में उड़ती हुई एक लंबी सिलेंडर के आकार की चीज नजर आ रही है। आजकल तो सिगार के आकार की उड़न तश्तरियों के नजर आने की बात आम हो गई है और उन अनोखी चीजों को ही उड़न तश्तरी या यूएफओ कहते हैं। क्या ये संभव है कि एक उपग्रह को खोखला किया गया हो और उसी से एक अंतरिक्ष यान बनाकर उसे एक खास कक्षा में या एक अलग ट्रेजेक्टरी पर भेज दिया गया हो? ओमुआमुआ के अंदर क्या था, इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ओमुआमुआ जैसी चीजों की खोज ने वाकई वैज्ञानिक समाज की सोच को झकझोर दिया था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी एस्ट्रोनॉमर को ये कहते सुना था कि हमारे सौर मंडल में जो उड़ती हुई चीज नजर आई थी वो एक परग्रही यान हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा, एक एस्ट्रोनॉमर ने ये कहा है। हो सकता है कि ओमुआमुआ एक अफवाह हो, लेकिन वो सच भी हो सकता है। उससे कम से कम एक बात तो पता लग ही गई है कि हमें एक प्रोटोकॉल चाहिए। हमें भी ये पता होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं और उसके बारे में हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ये हमारे लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि हमें अब ये पता लग गया था कि वाकई अगर ऐसी कोई घुसपैठ होती है तो ऐसे में हमें क्या करना होगा। क्या हम इंसानों ने कोई ऐसी योजना बना रखी है कि अगर कोई यान परग्रही जीवों के साथ पृथ्वी पर आता है तो हम क्या करेंगे? और अगर बनाई है तो उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं और उसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने एक दस्ता बना रखा है जिसका नाम है पोस्ट डिटेक्शन टास्क ग्रुप, और मैं कई साल तक उसका प्रमुख रहा। उसमें कुछ आम लोग थे जिनका काम था ये सोचना कि अगर हमें कभी कोई अनोखा सिग्नल मिलता है या कोई परग्रही टेक्नोलॉजी नजर आती है तो हम क्या करेंगे, हमारा अगला कदम क्या होगा, हम किसे बताएंगे, हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी और समाज पर उसका क्या असर होगा। 1989 में सेटी के साथ काम कर रहे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने एक लेख जारी किया जिसका शीर्षक था परग्रही जीवों के नजर आने के बाद क्या करना चाहिए। इसमें लिखा था कि अगर कहीं किसी परग्रही के मौजूद होने की पुष्टि हो जाए तब सबसे पहले ये फैसला करना होगा कि कौन सी सरकार या वैज्ञानिक संगठन उसके साथ बातचीत शुरू करेगा, ताकि हालात ऐसे न बन जाएं कि पूरी दुनिया अपना अपना दावा पेश करने लगे। सेटी के प्रोटोकॉल सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी पर ही लागू होते हैं, मगर बहुत से खिलाड़ी उसके दायरे से बाहर हैं। सिटी के प्रोटोकॉल्स भले ही एस्ट्रोनॉमर्स पर लागू होते हों, पर वो सरकारों पर नहीं होते और वो कानूनी रूप से बातें भी नहीं कर सकते। कोई किसी रेडियो एस्ट्रोनॉमर या किसी और को ये नहीं कह सकता कि वो ट्रांसमिट ना करे। अमेरिका और दूसरे बड़े देशों ने भी ये फैसला किया था कि उस मकसद से रेडियो टेलीस्कोप्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को रोकने का कोई तरीका नहीं। हम इसके ऊपर निगरानी नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत ध्यान से इस बारे में सोचना होगा कि अगर इस तरह की कोई घटना वाकई होती है तो उसके अंजाम क्या होंगे। अगर पृथ्वी पर रहने वाले किसी इंसान का संपर्क या उसकी बातचीत किसी दूसरी दुनिया के एक बुद्धिमान जीव से होती है
तो क्या दुनिया की सरकारों के पास ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिससे वो स्थिति का सामना कर सके? ऐसे प्रोटोकॉल्स जो सिर्फ एक देश पर ही नहीं पूरी दुनिया पर लागू होते हो। मैंने अपनी जिंदगी के 4 बड़े अहम साल एक किताब की रिसर्च पर लगा दिए, जिसके लिए मैं और मेरे साथी एक प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम पर परग्रहियों ने हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमने उसे हर तरफ ढूंढा और कई डेटाबेसेस को खंगाल डाला, मगर हमें एक भी ऐसा सरकारी दस्तावेज नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि अगर हमारे ऊपर परग्रही हमला करते हैं तो हम क्या करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई दस्तावेज है ही नहीं। ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री में मेरा जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर इस बारे में कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा तो वो बड़ी हैरानी की बात होगी। मुझे तो यही लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाई जा रही है और मामला जो भी है वो बिल्कुल क्लासिफाइड है। हालांकि दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों की सरकारें इस बात से इनकार करती हैं कि उनके पास ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई प्रोटोकॉल है जिससे परग्रही हमला होने पर हम कुछ कर सकें। लेकिन कई एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि सरकारों के पास न सिर्फ योजना है बल्कि उन्होंने कई दशक पहले से पूरी तैयारी कर रखी है। इतना ही नहीं, पृथ्वी की सरकारें और दूसरे ग्रहों से आने वाले जीव हजारों साल से एक दूसरे के संपर्क में हैं। दिसंबर 2017 न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ी धमाकेदार खबर छपी। उसके मुताबिक पेंटागन के अंदर करीब 2 करोड़ 20 लाख डॉलर्स के गुप्त बजट से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका मकसद है उन उड़न तश्तरियों की जांच करना जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 2007 से 2012 तक उस एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम ने ढेर सारे ऐसे वीडियो जमा किए जिनमें आसमान में होने वाली कुछ बड़ी ही हैरत अंगेज घटनाएं दिख रही थी। उनमें से कुछ वीडियो जारी कर दिए गए थे। इनमें से कम एक वीडियो तो एक F-18 के गन कैमरा से शूट किया गया था। ऐसा नहीं होता कि हम अपने प्लेन में जाएं और उड़ते हुए किसी का पीछा करने लग जाएं। आपको ऐसा करने को कहा जाता है और सच का पता लगाने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है। हालांकि उस प्रोग्राम जिसे एटिप भी कहते हैं उसमें हुई ज्यादातर खोजों को तो आज भी गुप्त ही रखा गया है और उन्हें शायद कभी जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन उसका वजूद ही इस बात का सबूत है कि अमेरिकन सेना के पास इस बात से जुड़े प्रोटोकॉल्स हैं कि उड़न तश्तरियों की जांच किस तरह से करनी है। लेकिन क्या उस वीडियो से कुछ और भी पता लगता है? कोई ज्यादा अहम बात? क्या वो इस बात का सबूत हो सकते हैं कि न सिर्फ उड़न तश्तरियां होती हैं बल्कि सरकार उनका अध्ययन भी कर रही है और उन्हें मारकर गिरा नहीं रही? हम वॉर गेम सिमुलेशंस में कई तरह की संभावनाओं को सिमुलेट करते हैं। मैंने ऐसे कई सिमुलेशंस देखे हैं जिनमें वो अपने सिपाहियों को पलक झपकते ही टेलीपोर्ट कर देते थे या उनके पास ऐसी शील्ड्स थी जिनसे वो ज्यादा से ज्यादा कैलिबर वाले हथियारों से भी अपने आर्मर को बचा लिया करते थे। अक्सर इसे 2075 की लड़ाई कहा जाता है। अब आप खुद सोचिए, हम भविष्य में होने वाली लड़ाइयों के लिए अभी से अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे हैं। मतलब ये कि हम अपनी सेनाओं को अपने से कहीं ज्यादा उन्नत से लड़ने लायक बनाना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन उड़न तश्तरियों की जानकारी जमा करके उनका अध्ययन करने के बाद अमेरिकन सेना ऐसे प्रोटोकॉल्स बना रही है जिससे हमारी भविष्य की सेनाएं परग्रही सेनाओं का सामना कर सके, वो भी पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर? हमारे पास अंतरिक्ष क्षमताएं होनी ही चाहिए, इतनी कि हम अपने यान में बैठे उसे चलाएं और अंतरिक्ष में पहुंच जाएं। अभी हमें अंतरिक्ष में जाने से पहले महीनों की तैयारी करनी पड़ती है। हमें चांद, मंगल ग्रह, यूरोपा और अपने सौर मंडल में कई और जगहों पर अपने बेस बनाने होंगे ताकि हमें सब कुछ सिर्फ पृथ्वी से ही ना करना पड़े। हम स्पेस सूट पहनकर नहीं लड़ सकते।
हमारे पास उस तरह के माहौल में लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे पास आयरन मैन जैसे पावर्ड आर्मर सूट्स होने चाहिए ताकि हमारी काबिलियत और बढ़े और वो हमारे लिए मुसीबत न बने। और इसके लिए हमें चाहिए दूसरी टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर अमेरिकन सेना के पास परग्रही खतरों का पता लगाने और उनसे लड़ने के गुप्त प्रोटोकॉल्स हैं, तो क्या उनके पास आम दिनों में होने वाली मुलाकातों के लिए भी प्रोटोकॉल्स हैं? और अगर ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, तो क्या वो उस ग्लोबल स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा है जिसके तहत उन्हें दुनिया के दूसरे देशों के साथ गुप्त रूप से साझा किया जा रहा है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट मानते हैं कि परग्रही जीवों ने डिस्क शेप क्राफ्ट शायद इसलिए बनाए थे कि उन्हें बहुत तेज स्पीड पर भी किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। हम यूएफओ रिपोर्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम आज की चीजों से सीख सकते हैं। ये डिस्क शेप्ड क्राफ्ट अचानक ही कहीं भी मुड़ सकते हैं और बहुत तेज स्पीड पर किसी भी दिशा में जा सकते हैं। बात जब एरोडायनेमिक्स की आती है तब शेप बहुत मायने रखता है, लेकिन जब एरोडायनेमिक्स से कोई वास्ता ही ना हो तब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऑब्जेक्ट्स एक बिल्कुल अलग किस्म की साइंस पर बने हों जिसका एरोडायनेमिक्स से कोई वास्ता ही नहीं था? एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये सर्कुलर या डिस्क शेप्ड क्राफ्ट प्रोपल्शन के लिए एंटी ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं। वो रॉकेट्स नहीं होते, वो एंटी ग्रेविटी होते हैं। वो अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करते हैं जो आम तौर पर क्राफ्ट के चारों तरफ बनी एक गोलाकार फील्ड होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत तेज स्पीड पर भी दिशा बदल लेने वाले वो डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट्स, जिनमें से कुछ का वीडियो भी बनाया गया है, वो असल में एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी से चलने वाले परग्रही यान हैं? अभी तक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट का वजूद है, मगर अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि वो यान सिर्फ इसी तरह से काम कर सकते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि वो शायद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से चलते हो, उस फोर्स से जो किसी घूमती या नाचती चीज से पैदा होती है। इन क्राफ्ट की शेप एक सेंट्रल एक्सिस पर घूमती अलग अलग मॉडल से मिलती है, मगर उनका वजन ज्यादा है और उनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट कहते हैं कि इस तरह के नाचने वाले पहिए जैसी मशीन्स काफी हद तक उस बहुत ही मशहूर और रहस्यमय कहानी से मिलती है जिसकी चर्चा बाइबल में है, इज़ीकियल्स व्हील की कहानी में। जब भी मैं ये सुनता हूँ कि आसमान में एक बहुत बड़ा पहिया अपनी ही एक्सिस पर घूमता है और अपनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाता है, तब मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि मैं इज़ीकियल पढ़ रहा हूँ। दोनों काफी मिलते जुलते हैं। बाइबल की बुक ऑफ इज़ीकियल में पैगंबर ने लिखा है कि आग के एक रथ को 4 जीव खींचते थे। हर जीव के एक तरफ एक मेटालिक ऑब्जेक्ट था, एक पहिए के अंदर पहिया, और इज़ीकियल ने उसे तब देखा था जब वो बहुत तेज आवाज करता हुआ नीचे आ रहा था। 1968 में आई अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के पायनियर एरिक फॉन डैनिकन ने लिखा है कि इज़ीकियल में जिस कहानी की बात की गई है वो असल में एक स्पेस शिप था। नासा के इंजीनियर जोसेफ ब्लमरिच इस कंट्रोवर्शियल थ्योरी को गलत साबित करना चाहते थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला और अंत में वो भी एरिक फॉन डैनिकन की बात से सहमत हो गए। 1974 में उनकी अपनी किताब आई जो एरिक की थ्योरी को सही मानती थी और उसका नाम था द स्पेस शिप्स ऑफ इज़ीकियल। ब्लमरिच ने इज़ीकियल पढ़ा और फिर उन्हें भी ज्ञान मिला, क्योंकि वो कह रहे थे उन्होंने आसमान में एक पहिया देखने की बात कही थी। ब्लमरिच ने कहा, अरे हाँ, एरिक की बात सही है। और फिर उन्हें भी लगा कि इज़ीकियल ने शायद उस प्राचीन बिब्लिकल लेख में यही लिखा था।
इज़िकियल ने लिखा था कि पहिए का बाहरी हिस्सा घूम नहीं रहा था, मगर अंदर वाला हिस्सा घूम रहा था। तो वो हमें इंजन के बारे में बता रहे थे। इसमें जादू जैसी कोई बात नहीं थी, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी थी। हो सकता है कि वो व्हील असल में देवताओं के राज बता रहा था, वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट के रहस्य बता रहा था, और शायद ये भी कि किस तरह से इंसान उस व्हील को रिवर्स इंजीनियर करके अपना क्राफ्ट बना सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की एक कहानी हमें एक परग्रही अंतरिक्ष यान के प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में बता रही थी? इज़िकियल ने पहिए के अंदर पहिया होने की बात कही थी, जो शायद एक बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी की उस जमाने की शुरुआती व्याख्या हो, मगर उससे ये तो पता लगता ही है कि एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट का वजूद है। ये दावा किया था एरिया 51 के बारे में बताने वाले बॉब लजार ने। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप ने 1989 में पहली बार उनका इंटरव्यू लिया था और उनसे उस मिलिट्री बेस के बारे में पूछा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां काफी समय से परग्रही टेक्नोलॉजी छिपा कर रखी गई है। उन्होंने हमसे कहा कि वो उस फैसिलिटी में काम कर रहे थे जिसका नाम था S4, जो गुरुम लेक के दक्षिण में थी। उन्होंने बताया कि वहां रेगिस्तान में इस तरह से एक हैंगर बनाया गया था कि वो भी रेगिस्तान का एक हिस्सा लगे, और उन हैंगर्स के अंदर थे 9 फ्लाइंग सॉसर्स। बॉब लजार को एरिया S4 में भेजा गया था, जो एरिया 51 की एक सबसाइट थी, और वहां वो उस चीज की पावर और प्रोपल्शन को रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे जिसे हम फ्लाइंग सॉसर कहते हैं। वहां लजार ने जिन 9 क्राफ्ट को अपनी आंखों से देखा था, वो सब के सब एक ही ग्रेविटी सिस्टम पर काम करते थे। बॉब लजार ने बताया कि क्राफ्ट पहले पेट के बल घूमता था और फिर ग्रेविटी वेव एम्पलीफायर्स उसे टाइम स्पेस में उस जगह ले जाते थे जहां उसे जाना होता था। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी प्रोपेल्ड क्राफ्ट की। हम बात कर रहे हैं उस चीज की जिसका इनर्शिया या मोमेंटम पर कोई असर नहीं होता। वो तो बस अपने आप में बूम 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 एक से दूसरी जगह पहुंच गया। एलिमेंट 115 हम उस फ्यूल को कहते थे जिससे उस रिएक्टर को पावर मिलती थी। एलिमेंट 115 का असर ग्रेविटी पर होता है। एलिमेंट 115 अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी पैदा करता है। उससे पैदा हुई ग्रेविटी वेव सामने वाले हिस्से में डिस्टॉर्शन पैदा करती है, जिससे क्राफ्ट आगे बढ़ता है और फिर वो इसी तरह से उड़ता रहता है। क्या बॉब लजार के फ्लाइंग सॉसर्स के बारे में वो सारे दावे जिनके ऊपर उन्होंने S4 में काम किया था और UFOs के वीडियो के सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारे आसमान में ऐसे परग्रही अंतरिक्ष यान आते हैं जो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी से चलते हैं? हम आज फिजिक्स के जिन नियमों को जानते हैं उनके हिसाब से तो एंटी ग्रेविटी मुमकिन नहीं है। जब मैंने अपने दोस्तों से उन फ्लाइंग सॉसर्स और वैसी दूसरी चीजों के बारे में बात की तो मुझे मिला गीगल फैक्टर। वो गीगल करने लगे और उनकी आंखें आसमान की तरफ मुड़ गई थी, मगर मुझे लगा वो गलती कर रहे हैं। उनका अंदाजा था कि एलियंस हमसे शायद 100 साल आगे हैं, और अगर ऐसा है तो हमसे करीब 100 साल दूर रहने वाली सभ्यता तारों से पृथ्वी पर पहुंच सके। लेकिन अगर वो हमसे करीब 10 लाख साल आगे हुए तो फिजिक्स के सारे नियम तब बदलने लगेंगे जब उनका सामना किसी ऐसी सभ्यता से हो जो हमसे 10 लाख साल आगे हो। और 10 लाख साल ब्रह्मांड की उम्र के लिहाज से बस पलक झपकने जितना ही है। कई UFO रिसर्चर्स मानते हैं कि फ्लाइंग सॉसर इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो एक एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम का फायदा उठा सके, और ये एक ऐसी शेप है जो बहुत तेजी से किसी भी दिशा में घूम सकती है। मगर उन दूसरे अलग किस्म के अनआइडेंटिफाइड क्राफ्ट के बारे में क्या कहेंगे जिन्हें देखा गया था? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें उस UFO शेप की जांच पड़ताल से मिल सके जो इंसान के बनाए विमान से काफी मिलती है। द फ्लाइंग ट्रायंगल। आगे देखिए। वो अपनी बॉटम सरफेस पर ऊपर की स्टार फील्ड को प्रोजेक्ट कर रहा था ताकि वो अपने बैकग्राउंड में आसानी से ब्लेंड हो जाए।
देखिए, कुछ लोग ये भी कहेंगे, अरे रुकिए जरा, वो हमारे ही थे जिन्हें लोगों ने देखा था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता।